ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। जग सिर मोर बनाए बार, वह बल विक्रम दे। जग सिर मोर बनाए बार, वह बल विक्रम दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर। संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। आप पधारे बोले मन का तार, इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत प्यार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। चुनाव किस आधार पर किया, वो इस क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं, कब से कोई उसके लिए क्या योग्यता चाहिए या उसमें किस तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है, उसके रोजगार कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं और उसकी आमदनी क्या है। कोई किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले हम आमदनी देखते हैं कि भाई इसमें किस प्रकार की आमदनी या कितना पैसा मिलता है और उसकी कौन सी बातें बहुत अच्छी हैं और उस क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां नजर आती हैं। इन बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। और उस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जाना बड़ी बात नहीं है, उस क्षेत्र में जाके उसमें सफल रहना बड़ी बात है। तो सफल बने रहने के लिए किन मुख्य बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए और किन जीवन कौशलों पर लगातार अभ्यास आवश्यक है उस क्षेत्र में रहने के लिए और करियर बनाने के लिए वो आपका किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, ये बातें आप वो बताएंगे। और इसकी अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री दिनेश जी व्याख्याता, वो कला संकाय में आगे क्या क्या रोजगार की संभावना है और किन सब्जेक्ट को आप चयन कर सकते हैं उसके संबंध में बताएंगे। श्री दिनेश जी व्याख्याता। आज हमारे स्थानीय विद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जो कैरियर मेला आयोजित हो रहा है, इस कैरियर मेले के अंदर जो हमारे इस आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि और जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपना कैरियर बना चुके जो सफल लोग हैं वो पधारे और हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ साथी और प्यारे विद्यार्थियों, आज जो कैरियर मेला आयोजित हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपने जो जीवन के अंदर जो शिक्षा अर्जन यहाँ विद्यालय से कर रहे हैं, इस शिक्षा अर्जन के बाद में आप अपना आगे किस प्रकार अपने भविष्य के अंदर अपना कैरियर बनाएंगे, इस संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। और
अलग अलग क्षेत्र के अंदर जैसे अपन 10th पास कर लेते हैं, तो 10th पास करने के बाद में 10th तक तो अपनी बेसिक एजुकेशन होती है, जो सामान्य शिक्षा होती है। तो सामान्य शिक्षा के अंदर वो यहाँ तक बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि वो अपनी आगे क्या रुचि है उसका चयन करने के अंदर उसको आसानी होती है। तो उसके आगे विभिन्न संकायों के अंदर जैसे कला संकाय, विज्ञान संकाय हमारे विद्यालय के अंदर भी संचालित हो रहे हैं, और इसके अलावा भी वाणिज्य संकाय है और कृषि का भी होता है। यानी अपन जो केमिस्ट्री लेते हैं बायोलॉजी के अंदर, उसकी जगह केमिस्ट्री की जगह एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी कैरियर बनाने का अवसर मिलता है। तो इस संबंध में आज का जो कार्यक्रम है, इसके अंदर मुझे कला संकाय से जो भी 12th उत्तीर्ण करता है या 10th के बाद में जो कला संकाय का अपने चयन करता है, उसके बाद में आपके जीवन में आगे कैरियर के निर्माण के क्या क्या अवसर रहेंगे, उसके बारे में जानकारी के लिए यहाँ मंच पर आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले कैरियर के संबंध में आपको बताने के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में कैरियर बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहली बात होती है कि चाहे आपका स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण किसी में भी हो, परंतु आप सबसे होता है कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी आप जब 12th पास करके जाओ तो यहाँ जैसे विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, अपना जो प्रार्थना सभा होती है, चाहे कक्षाएं संचालित होती है, तो उन कक्षाओं के माध्यम से, प्रार्थना सभा के माध्यम से अपने को व्यक्तित्व का विकास करना है। और यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो आपका एक अच्छा इंसान बनना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है। यानी आप जैसे आर्ट्स लेके आगे चाहे LLB करके आप एक वकील बनो, चाहे आप BA करके B.Ed करके आगे आप एक या DLED के माध्यम से आप प्राइमरी तक के शिक्षक बनो, या चाहे माध्यमिक तक के या उस माध्यमिक तक के, या अन्य क्षेत्रों के अंदर जैसे कोई भी राजनेता बने, या जो भी आप किसी निजी क्षेत्र के अंदर भी कोई ऐसा व्यवसाय खोलें, तो उसके लिए आपका व्यवहार और आपके जो जीवन मूल्य होते हैं, आपका जीवन कौशल होता है और आपका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत मायने रखता है। तो आप शिक्षा का जो बेसिक पर्पज होता है, जो सामान्य एक उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि आप के जीवन निर्माण के अंदर शिक्षा की भागीदारी होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जब भी कैरियर का चुनाव करते हैं और कैरियर के अंदर आप आगे उस पद पर जो आपकी इच्छा होती है वहाँ तक आप पहुँच भी जाते हो, तो मैंने जो एक मेरी जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, हालांकि यहाँ मेरे से ज़्यादा अनुभव वाले लोग भी बैठे हैं, परंतु मेरे अनुभव के आधार पर बताता हूँ मैं आपको कि आप किसी भी फील्ड में जाए, सफलता का पैमाना हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग होता है। और ये नहीं होता है कि आप ने कोई रोजगार पा लिया है तो वही सफलता है, तो ये सफलता का कोई एक मानदंड नहीं है। सफल होने का अर्थ है कि आप अपना जीवन जी रहे हो, उसके अंदर आप खुशी हो, यानी आपके जीवन के अंदर हैप्पीनेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और आप अपने पारिवारिक और जो मानवीय मूल्य है आपके अंदर हो, और आप समाज के अंदर यानी खुद तो खुशी रहे और दूसरों की खुशी के लिए आप क्या कर सकते हो, वह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और दूसरी बात, जो जिस चीज़ के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, कला संकाय के बाद में, तो कला संकाय से 12th या आप 10th के बाद में चयन करते हो, तो एक तो सबसे सामान्य हमारे यहाँ रहता ही है कि आप BA कर लो। तो इसके अलावा भी BA के अलावा भी आपके पास अवसर रहते हैं, तो आपकी जो योग्यता है आपके अंदर और योग्यता है, और योग्यता के साथ साथ एक मैं आपको व्यवहारिक बात बताना चाहता हूँ कि अपन उसको एफर्ड किसी भी क्षेत्र में अपन जा रहे हैं तो अपने परिवार की स्थिति को भी अपने को ध्यान में रखना होता है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो परिवार की प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद में भी आगे अपना करियर बना लेते हैं, परंतु सभी लोग प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार आगे अपना करियर नहीं बना पाते हैं। तो अपने को अपनी परिवार की स्थितियों को भी ध्यान में रखना है कि मेरे परिवार की क्या स्थिति है और मेरे अंदर क्या क्षमता है, और मेरे परिवार की स्थिति और मेरी क्षमता के अनुसार मुझे क्या करना उचित है, वो भी अपने को ध्यान में रखना होता है। तो आप BA है, उसके अलावा जैसे DLED का ऑप्शन रहता है, 2 साल DLED करने के बाद में आप जैसे टीचिंग की लाइन में आ सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास जैसे BSW होता है, बैचलर इन सोशल वर्क, तो ऐसे डिप्लोमे आप करके जो विभिन्न प्रकार के NGO संचालित होते हैं, उन NGOs के अंदर उनसे संबंधित पोस्टें आती है। इसके अलावा आर्ट से आप यदि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है
तो आप किसी भी क्षेत्र के अंदर प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हो, वो भी आपके पास में अवसर रहता है। इसके अलावा जैसे 8 से 12th करने के बाद में आप कहीं अपनी जैसे कोई प्राइवेट टीचिंग के फील्ड में भी आप जा सकते हो। और इसके अलावा आप जैसे LLB करके आप एक अच्छे वकील भी बन सकते हो। तो उसके अंदर आपके जो बोलने की एबिलिटी है वो कितनी है, आपका जो स्पीकिंग का जो स्किल है वो कितना डेवलप है, वो आपके लिए मायने रखता है। अन्य क्षेत्रों के अंदर भी जैसे आर्ट्स के लिए अपने अभी GNM का ऑप्शन भी रहता है। तो आप आर्ट्स लेने के बाद में भी यदि किसी का जैसे 12th के बाद में साइंस संकाय का चयन नहीं कर पाया है तो आगे भी उसके पास में ये अवसर रहता है। और जैसे 10th तक के जितने भी जैसे स्पेशलाइज कोर्स होते हैं, जैसे ITI वगैरह होते हैं, चाहे कोई 10th तक का योग्यता रखने वाला जो पैरामेडिकल के डिप्लोमाज होते हैं उनके अंदर भी, और बाकी अन्य जैसे सामान्य होती है सभी संकायों के लिए जिनके ऑप्शन खुले रहते हैं। जैसे आप प्रशासन के अंदर भी आगे जा सकते हो, और प्रशासन के अंदर जैसे पटवारी से लगा के कलेक्टर तक, IAS तक की सेवाओं में अपनी योग्यता के अनुसार और आपको किन चीज़ों को आप एफर्ड कर पाते हो उसके अनुसार आपके पास में वो सभी अवसर भी रहते हैं। इसके अलावा आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, जो डिफेंस की अपनी जो सेवाएं हैं उनके अंदर भी आपको कैरियर के अवसर मिलते हैं। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार और अपने परिवार की जो जितनी चीज़ें एफर्ड कर सकते हैं आप उसके अनुसार अपने करियर का आगे सिलेक्शन करके आप जो इसी पद है उस तक पहुंच सकते हो। और जो भी लोग करियर निर्माण के बारे में सोच रहे हैं उनसे मेरी ओर से यही सलाह है कि आप जिस भी करियर के अंदर आगे जाएं एक अच्छा इंसान बन के रहें। और अच्छा इंसान बनोगे तो करियर के विकल्प आपके पास में जीवन भर खुले रहेंगे। और यदि आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो आप यदि किसी फील्ड के अंदर काम करने लगोगे तो उस काम के अंदर सफल नहीं हो पाओगे। तो आपको करियर निर्माण के संबंध में जो भी मैंने जानकारी दी है उसके अंदर और भी आगे कुछ पूछना चाहते हो, जैसे कला संकाय से संबंधित कोई विद्यार्थी पूछना चाहता है तो आपकी ओर से भी प्रश्न आमंत्रित हैं। भी विद्यार्थी 12th कला संकाय से करने के बाद में या 10th के बाद में यदि आर्ट्स कोई भी सिलेक्ट करता है तो उसके संबंध में कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो तो आपके प्रश्न आमंत्रित है। तू ही चाहत, तू ही मोहब्बत, तू ही चाहत, मेरा धर्म ईमान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू। तेरी हवा में सरगोशी है, तेरी फजा में जादू है, तेरी छटा में रंग है, लाखों आंचल में एक खुशबू है। तेरी हवा में सरगोशी है, तेरी फजा में जादू है, तेरी छटा में रंग है, लाखों आंचल में एक खुशबू है। रही सलामत तेरा दामन, रही सलामत तेरा दामन, हम सबका अभिमान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू। गाँव गाँव में खुशहाली है, गली गली में मस्ती है, दुनिया जिसकी दीवानी है ऐसी तेरी हस्ती है। गाँव गाँव में खुशहाली है, गली गली में मस्ती है, दुनिया जिसकी दीवानी है ऐसी तेरी हस्ती है। दोस्त वतन में तेरी सदगी, दोस्त वतन में तेरी सदगी, हम सबकी पहचान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है। तू ही मोहब्बत, तू ही चाहत, तू ही मोहब्बत, तू ही चाहत, मेरा धर्म ईमान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है। जय हिंद। सभी मेहमानों का स्वागत। देखिए, कैरियर डे में सबसे पहले भाई कैरियर बनाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी की डेवलप करनी जरूरी है। पर्सनैलिटी समझते व्यक्तित्व निर्माण। तो आज 12th क्लास का बच्चा और 6ठी क्लास का बच्चा है ना, उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। फर्क ये है कि उनका अनुकरण कर रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे अनुकरण कर रहे हैं, वो बड़े बच्चे जैसे करेंगे वैसे ही छोटे बच्चे करेंगे।
तो सबसे पहले किसी भी, देखो कॉमर्स में ये है, व्यक्तित्व विकास सबसे ऊपर चीज है। व्यक्तित्व अच्छा होगा तो उसका काम भी अच्छा होगा, उसके पास मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। तो कॉमर्स में सबसे पहले 12th के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, CA, ये कोर्स होता है और भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित कोर्स यही है। 12th के बाद में आप CA का कोर्स करते हैं तो आप जो वित्तीय प्रबंधन है उसको बहुत अच्छी तरह से कंपनी में, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों ही इसमें है। दूसरा है CS, कंपनी सचिव, चार्टर्ड सेक्रेटरी। ये पाठ्यक्रम जो होता है वो कॉरपोरेट होता है व्यापार जगत में। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उनमें काम करने वाले जो उनका मैनेजमेंट करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, वो होते हैं CS, कंपनी सेक्रेटरी। तीसरा है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी BCom कर सकते हो 12th के बाद में 3 साल का। ठीक है, ये एक डिग्री है, जैसे BA होती है, BSc होती है 12th के बाद में, वैसे ही है BCom समझते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 साल की डिग्री है। व्यापार प्रथाओं की मौलिक समझ प्रदान करती है, यानी व्यापार के लिए मूल चीज क्या होती है। हमें व्यापार करने के लिए सबसे पहले बात हुई थी कि जिसका व्यवहार सही है उसी का व्यापार चलेगा। तो वो चीजें किससे आएंगी, कॉमर्स की समझ होगी तो ही आएगी। जैसे टैक्स, कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो टैक्स का भी मैनेजमेंट करना है तो वो कौन करेगा, कॉमर्स वाले करेगा। अब अपने को थोड़ी पता है कि कॉमर्स में भी टैक्स क्या होता है, कितना टैक्स लगेगा, कौन कौन सी छूट होती है, वो सारी चीज किसमें होती है, जो कॉमर्स से पढ़ा होगा वही बता सकता है। एक है BE, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो कोर्स होता है वो आर्थिक वही है, बही खाता की मैनेजमेंट से संबंधित है। कॉमर्स जो होता है वो बही खाता, कंपनियों में जो प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हो, बही खाता का संधारण कर रहे हो, उनके लेन देन का मैनेजमेंट कर रहे हो, वही कॉमर्स है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, वित्तीय समझ। कॉमर्स का मतलब क्या है, वित्तीय मतलब होता है धन से संबंधित, जहां अपन लेना देना कर रहे हैं उसकी जो रख रखाव कर रहे हैं वो सारा कॉमर्स से होता है। ई कॉमर्स क्या होता है, आजकल मार्केटिंग में खूब लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है। BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, तो उसमें भी MBA भी हो रहा है। उसके बाद में क्या होती है, एक जो डिग्री है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो होती है MBA। तो MBA में भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट होता है रख रखाव, व्यवस्था कैसे करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था कैसे करेंगे। होटल मैनेजमेंट है, होटल में आने वाले मेहमान होंगे, उनके हम किस प्रकार से उनका स्वागत कैसे करेंगे, उनका रख रखाव कैसे करेंगे, उनको कौन कौन सी बेहतर सेवाएं देंगे ताकि वो संतुष्ट हो सके। एक है BCom करके आप LLB भी कर सकते हो। जो वित्तीय मामलों के सलाहकार होते हैं ना, जो वकील बनते हैं, वो भी कॉमर्स वाले होते हैं। कि वित्तीय मामले फंस जाते हैं, लड़ाई, खूब सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वित्तीय मामले फंसते हैं, वो भी कौन करते हैं, कॉमर्स वाले करते हैं। जो BCom किया होगा तो वही उसकी समझ होगी कि वो जो कौन कौन सी चीजें सही है और कौन कौन सी गलत है, वो वकील उसमें बहुत अच्छी तरह से अपने को समझा सकता है सारी चीजें। धन्यवाद सर, आपने अपने शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया और अनुशासन से रहने की बात भी कही। जैसे कि हम सभी विद्यार्थी इस बात से परिचित है कि हमारा विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा है, शिक्षा ही लक्ष्य है। खूब मन लगाकर पढ़ना हमारी इस उम्र का सपना है और हर अभिभावक अध्यापक चाहता है कि हम विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति लक्ष्यवान रहे हैं। तो इसकी अगली कड़ी में मैं सभी ऑनरेबल गेस्ट एंड टीचर्स को मेरा नमस्कार। हेलो, और स्टूडेंट्स कैसे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ मेरे बारे में। तो मैंने 5th क्लास तक मेरे मतलब घर वाले स्कूल के पास पढ़ा था
और उसके बाद में 6 क्लास में मैं बाड़मेर चला गया था। वहाँ से 12th बाड़मेर में की है, 11th 12th मई बस से की थी और वहाँ 11th 12th में हॉस्टल में रहा था। और मेरा सब्जेक्ट साइंस मैथ था। एक्चुअली 10th में मैथ्स में अच्छे नंबर भी थे और मैथ्स मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैथ्स को चुना मैंने। और 12th के बाद 1 साल तक कोटा गया कोचिंग के लिए, जेई मेंस के लिए। वहाँ से जेई मेंस किया और उसके बाद में इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्स होता है जेई मेंस, उसके थ्रू आप आईआईटीज और एनआईटीज में जा सकते हो इंजीनियरिंग करने के लिए। और 12th के साथ आपको जेई मेंस के 3 चांस मिलते हैं और जेई एडवांस होता है जिसके थ्रू अपन आईआईटीज कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे अपन बीटेक करते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 4 ईयर की होती है। और उसके साथ आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वो भी कर सकते हो। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जैसे सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई। और वहाँ पे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वहाँ अलग से आपके डिग्रीज होती है वहाँ पे। और इंजीनियरिंग में आपको वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। आईआईटी एनआईटी में आप जाते हैं वहाँ, उसके थ्रू आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ जाके ओनली टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप वहाँ से गेम्स में जा सकते हो, सिंगिंग वगैरह, एनी फील्ड, वहाँ हर एक फैसिलिटी मिलती है आपको। और कोई क्वेश्चन वगैरह? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, ठीक है ना। और उसके अंदर हम जैसे रिवर ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस होता है, रिवर के अंदर बाढ़ वगैरह आती है, उसमें मतलब पहले अपन को भविष्यवाणी वगैरह करते हैं ना बाढ़ आने वाली एरिया के अंदर, तो उस चीज़ का पता लगाना मशीन्स वगैरह उसके थ्रू, और पहले प्रेडिक्शन करना कि यहाँ इस एरिया में अभी बाढ़ वगैरह आनी है, ऐसी चीज़ों के बारे में। चलो धन्यवाद। ताकि उनको अपना करियर में संभावनाएं मिल सके और आगे बढ़ सके। श्री गोपी चंद जी। आदरणीय कमल सिंह जी, पूर्व सरपंच साहब, श्री डालूराम जी समाजसेवी, डॉक्टर साहब, श्री असलम जी, पीओ सर, स्टाफ के साथी और प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कैरियर डे के बारे में मना रहे हैं। और इसके बारे में अपन क्या है कि अपन भविष्य में कैसा सब्जेक्ट लें और क्या अपन उसमें क्या क्या अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में अपन ये चर्चा कर रहे हैं। अपन अक्सर परिवार में से देखते हैं, आपके माता पिता हैं वो भी बताते हैं कि भाई हमारे साथ में ये पढ़े थे, ये हमारे साथ में पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन वो आज सरकारी सेवा में हैं और हम मजदूरी कर रहे हैं, और या कि वो अधिकारी बन गए और हम आज छोटे कर्मचारी हैं। तो ये कैसे है? क्योंकि उनको समय पर जो गाइडेंस है वो नहीं मिला। ये गाइडेंस के कारण ही है कि भाई अपनी गाइडेंस क्या है कि जो अपनी क्षमता के अनुसार अपन उसका अधिकतम उपयोग करें। जितनी अपनी क्षमता है उसका अपन अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, यही अपने इसका उद्देश्य है कि भाई अपन जैसे अपना जो परसेंटेज अपने जैसे 40-50% आते हैं तो अपना ITI वगैरह कर सकते हैं, है ना। लेकिन अपने को क्या है, अपने उस टाइम पे अपन अच्छी तरह से है ना जो गाइडेंस अपना नहीं होता है, और उसके कारण लास्ट में अपने को क्या मिलती है, सिर्फ मजदूरी करने को मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जो मेरे को ये जो साइंस के बारे में मिला है, और ये जो अपना जो कैरियर गाइडेंस है आज का, वो कक्षा 9 से लेके 12 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। तो कक्षा 9 से 10 को लिए क्यों रखा गया है? कक्षा 9 से 10 के लिए इसलिए रखा गया है कि वो 10वीं के बाद में उनको सब्जेक्ट का चुनाव करना है, और जो सब्जेक्ट है ना, कोई संकाय का चुनाव करना है। तो उनको जो संकाय है, मुख्य रूप से 3 संकाय होते हैं, एक तो साइंस, एक आर्ट्स और एक कॉमर्स। तो तीनों में से कोई सा एक संकाय आपको चुनना है, और वो चुन के आप उस क्षेत्र की 11वीं 12वीं में पढ़ाई करेंगे। और कक्षा 11वीं और 12वीं को क्यों रखा गया है? 11वीं 12वीं मान लो कि वो जैसे साइंस वाले हैं, अब मैं साइंस के बारे में बात करूंगा क्योंकि हमारे सर हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में बता चुके हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं वो क्या है, जो आर्ट्स और जो कॉमर्स वाले होते हैं, जो वो जितने कोर्स कर सकते हैं वो हम सब कर सकते हैं। मतलब जो आर्ट्स और जो कॉमर्स वाले जितने कोर्स करते हैं वो अपन सब कर सकते हैं। उसके अलावा अपन क्या क्या कर सकते हैं, मतलब वो तो अपन करेंगे। अपन LLB भी कर सकते हैं, है ना, अपन कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा क्या करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जो एक तो 10+2 के बाद में अपन बायोलॉजी लेते हैं, जो कि अपने विद्यालय में भी है। इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इसमें मेडिकल फील्ड में अपन जा सकते हैं, है ना, MBBS वगैरह कर सकते हैं। और जो अपने BVSC, जो अपने पशुओं का डॉक्टर होता है, वो अपन बन सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जैसे लैब असिस्टेंट है, ये अपन कर सकते हैं साइंस बायोलॉजी वाले। और दूसरी फैकल्टी होती है अपनी साइंस में ही मैथमेटिक्स, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, डिग्री, ये अपन कर सकते हैं। फिर अपने तीसरी होती है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अपन क्या कर सकते हैं, अपन है ना कृषि अधिकारी बन सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर है उसको सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। एग्रीकल्चर के लिए क्या है कि अपन क्या कर सकते, मतलब सरकार है ना छात्रवृत्ति भी दे रही है, 2-2 हजार रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देती है सरकार। और अपने विद्यालय में भी है ना सूचना जुलाई में अपने से मांगी गई थी, और उसके बाद भी अपन ने अपने क्या है कि वो इस साल नहीं खुल पाई है, तो हो सकता है कि अगली साल वो संकाय अपने लिए खुल जाए। तो अपना जो ये, और मैं आपको ये भी कहता हूं, जब हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं तो उसके अंदर आपका जैसे नेट का सिलेबस है, जो नेट का सिलेबस है वो अपना 11वीं और 12वीं का अपना जो 11वीं और 12वीं का एज इट इज है। जब आप गूगल में या उसमें आप नेट का सिलेबस देखोगे तो उसमें पहले 11वीं के पाठ है, पूरे 11वीं के पाठ ऐसे कैसे लिखे हुए हैं, और उसके बाद में 12वीं के जो चैप्टर है वो ऐसे कैसे लिखा हुआ है। तो पूरा जो नीट का सिलेबस है वो 11वीं और 12वीं का सिलेबस है, और जो कि वो अपन यहाँ पे पढ़ाते हैं। आप लाइन टू लाइन अच्छी तरह से उस सिलेबस को देखें तो अपन अच्छी तरह से उसका तैयार कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि अपन सिर्फ जो पढ़ाई है, पढ़ाई के द्वारा ही अपन ऐसे बिजनेस के में भी कुछ कर सकते हैं। जैसे अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपना उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले अपने कोई बड़ा अधिकारी बने। उसके बाद में क्या होना चाहिए भाई, अपनी योग्यता बड़ा अधिकारी बनने की नहीं है तो अपन कोई कर्मचारी वगैरह बने, और फिर या फिर कोई निजी कंपनी, मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है उसमें अपन नौकरी करें बढ़िया। और अगर वो भी नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपन कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करें। और बिजनेस उसके बाद में अगर वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई पूंजी वगैरह चाहिए, है ना, खूब सारी चाहिए। तो अगर अपन वो संभव नहीं है तो फिर अपन क्या है, अपना खुद की दुकान खोले, और या फिर अपन कोई शोरूम वगैरह वो भी अपन खोले। और अगर वो भी संभव नहीं है, जब अपन क्या है धीरे धीरे अपना जो समय है वो निकलता जाता है, अपन क्या है अपने जो अपना कैरियर है उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वे अब की बार ये अपन पढ़ लिया, और कैरियर के बारे में ध्यान नहीं देते हैं।
और फिर बाद में धीरे धीरे अपने माता पिता है वो क्या करते हैं कि भाई अब आप कमा के लेके आओ, कुछ भी करो कमा के लेके आओ, और फिर वो कमाने का जो होता है, जो आपका परिवार है वैसा ही हमारा परिवार है, तो उसके अंदर क्या होता है, लास्ट में क्या बचता है कि भाई मजदूरी जाओ, है ना, पत्थर तोड़ो, कुछ भी करो, तो उसी के अंदर क्या होता है कि भाई आप सुबह जाओगे, शाम को 500 रुपये आपको दे दोगे। लेकिन वो किस कारण हुआ कि आपने अपने जीवन में कैरियर के प्रति आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए ये सरकार ने जो अपना जो कैरियर गाइडेंस का जो कार्यक्रम है वो इसीलिए रखा है कि आप अपने कैरियर के बारे में अच्छे प्रकार से जाने। जो कक्षा 9 से लेके 12 तक जो 9वीं 10वीं वाले हैं वो अपने योग्यता के अनुसार अच्छा सब्जेक्ट लें, और जो 11वीं 12वीं कर चुके हैं अपने संबंधित फील्ड में वो अपनी योग्यता के अनुसार अच्छा से अच्छा कोर्स करें, और उसके बाद में वो कोई सरकारी नौकरी या कोई भी मतलब बढ़िया से बढ़िया करें। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर ने अपने अनमोल विचार हमारे सामने रखे और ये अनमोल विचार हमारे लिए पथ प्रदर्शन का काम करेंगे। उन्हें सर ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही। स्वामी विवेकानंद आज के दौर में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रासंगिक व्यक्ति या मोस्ट रिलेवेंट व्यक्ति है तो स्वामी जी है, क्योंकि आज भारत में 30 से 40% युवा पॉपुलेशन है, युवा लोग हैं। उनको फॉलो करें, उनके आदर्शों को फॉलो करें अपने जीवन में, आप नई ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हो। बाकी मैं साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने 10th तक यहाँ धोरिमना से पढ़ा, उसके बाद मैं कोटा चला गया था, वहाँ साइंस बायोलॉजी का विद्यार्थी था। मैंने 2-3 साल तैयारी किए थे कोटा में। फिर मेरा नीट पीजी में ऑल इंडिया कोटे से सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने कर्नाटक से वहाँ से MBBS किया है। जैसा कि पोखरा राम जी ने बताया था, यहाँ पे भी साइंस स्ट्रीम के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कई बायोलॉजी में हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। आप भी कोई भी जिसमें नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बनना है या कोई वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिए नीट पीजी की एक परीक्षा होती है जो भारतीय स्तर पर होती है, ऑल इंडिया लेवल पर परीक्षा होती है। आप उसकी तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आप पहले तो क्या था, पुराने ज़माने में कोचिंगों में जाना पड़ता था। अब क्या है, ऑनलाइन आपको कोई भी कंटेंट मिल जाएगा, और उसमें यही होती है जैसे 11वीं और 12वीं की जो किताबें होती हैं वही किताबें पढ़नी होती हैं। सारे क्वेश्चन उसी में से आते हैं। पहले कहीं बाहर से क्वेश्चन आते थे, अब वो एग्जाम में नहीं आते। सिर्फ 11वीं और 12वीं के ही क्वेश्चन आते हैं, ताकि दूर दराज के बेटे छात्र भी उसमें आप कम्पीट कर पाओ। आप तभी कम्पीट कर पाओगे जब आप पूरा 11वीं और 12वीं बायोलॉजी के 180 क्वेश्चन आते हैं, वो पूरे के पूरे उसी के अंदर से आते हैं, और आप सभी को ढंग से पढ़ोगे तभी आप उस लेवल पे जा पाओगे। और बाकी विद्यालय परिवार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस योग दिवस पर मुझे बुलाया और स्वागत सत्कार अभिनंदन किया। धन्यवाद। जय हिंद। मैं वीणा पाणी मां सरस्वती के शरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और युवाओं के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करता हूं। हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे को स्वामी विवेकानंद जी जैसी शख्सियत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने कैरियर के बारे में सोचने का समय मिला है। हमारे बीच में डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, सब शिक्षक, हर प्रकार से आपको तीनों फील्डों के बारे में बताया और बताया जाएगा आगे। मेरे को जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। अक्सर मैं आपके साथ मिलता तो रहता ही हूँ, काफी बातें बता रखी हैं और काफी बातें आप जानते भी हो इसके बारे में, परंतु एक महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको स्वावलंबी भारत की ओर लेके जाऊंगा। संक्षिप्त में अपना भाषण रखूंगा। उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पे आता हूं। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो के में धर्म संसद में जब जाते हैं तब उनको वहां के संयोजक भाषण देने से मना कर देते हैं कि हमारे पास पहले से बहुत वक्ता हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको समय दे सके। पर स्वामी जी ने कहा कि मेरे को सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए, मैं 2 मिनट में अपनी बात रख लूंगा। उन्होंने जब मंच पे आए और उन्होंने 2 मिनट की बात रखी और सबसे पहले उनके शब्द थे, मेरे भाइयों और बहनों।
अमेरिका की धरा पर भाइयों और बहनों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो पूरे विश्व गुरु की एक शख्सियत वहां पे पहुंची थी। स्वामी विवेकानंद जी ने जो 2 शब्द थे मेरे भाइयों और बहनों, उनसे जितने पहले वक्ता आए थे उन्होंने सिर्फ हर शब्द नहीं कहते सज्जनों, जेंटलमैन, जेंटल लेडीज, अनेक प्रकार के शब्द थे, पर किसी में वो अपनत्व तो नहीं था, जो भाईचारा नहीं था, वो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में दिया था कि मेरे अमेरिका के भाई और बहनों। उसी के दौरान स्वामी जी के भगवे वस्त्रों, गहरे वस्त्र धारण किए होते। एक फकीर आदमी किस प्रकार के कपड़े पहनता है, हम उससे भली भांति परिचित होते हैं। तो स्वामी जी अपने जा रहे थे तो एक बढ़िया टाई सूट बूट लगाया हुआ व्यक्ति अलग प्रकार से एकदम भद्र बना हुआ, वो अपने स्वामी जी से कहता है कि आपने क्या पहन रखे हैं, ये क्या है? स्वामी जी ने कहा कि आपकी मानता दर्जी तय करता है और हमारे देश में हमारी मानता हमारा चरित्र तय करता है कि हमारा चरित्र कैसा है, उस चरित्र से हमारी मानता तय होती है। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और उस 21वीं सदी में क्या महत्वपूर्ण है? स्वामी जी ज्ञानशील एकता की बात करते थे। हमारे को ज्ञान महत्वपूर्ण है, हमारा चरित्र महत्वपूर्ण है और हमारी एकता महत्वपूर्ण है। हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हमारे पास ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमें अपने वेद वेदांगों और भारत को सही मायने में भारत बनाने वाले ग्रंथों को पढ़ना अति आवश्यक है। उसके माध्यम से ही हम ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और सही मायने में भारत क्या है उसके बारे में जान पाएंगे। उसके बाद हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए और हमारे एक दूसरे की भी एकता होनी अति आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आती है, स्वावलंबी भारत, सशक्त भारत। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप यहां बैठे मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि सभी के सभी सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे, यह भी मैं जानता हूं और भली भांति जानते हैं कि हमारा मकसद एक ही होता है कि किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी प्राप्त करना। पर इनमें से आधे यदि गवर्नमेंट नौकरी लगती है तो आधे क्या करेंगे, उनके लिए सोचने का विषय है कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वो बात होती है हम अपना लक्ष्य क्या तय कर सकते हैं, उसके लिए हम किस प्रकार कर सकते हैं। हमारे एक मैकाले आया था अंग्रेज, उसने भारत की शिक्षा नीति को तुष्ट भ्रष्ट कर दिया था। भारत की शिक्षा नीति अपने पहले जो लोग कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, मैं उनकी बात को यहां पे काट कर कहता हूं कि भारत एक कृषि उद्योग प्रधान देश था। भारत में पहले शिक्षा और आर्थिक स्थिति दोनों साथ साथ चलती थी और भारत 1700 ईस्वी में 34% 84% जीडीपी का अपने योगदान देता था अपने विश्व व्यापार में। वो भारत आज इतना नीचे क्यों आया है, उसके लिए हमको सोचने का विषय है। हमारे जो शिक्षा नीति है उसमें नौकर बनाने की पद्धति चलती है, मालिक नहीं बनाए जाते हैं। तो हम सब को इस प्रकार के लक्ष्य तय करना है कि हमको उद्यमी बनना है। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं अब लग सकता है, उसके लिए जरूरी है कि उद्यमी बनना, अपने अंदर उद्यम की सोच रखनी होगी कि हमारे पास कौशल होगा तो हम शिक्षित बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। हम शिक्षित बेरोजगार जब होता है तो वो सुशिक्षित शिक्षा कभी नहीं हो सकती। उसके लिए जरूरी है कि हमें शिक्षा के साथ अपने अंदर किसी न किसी प्रकार के कौशल को जीव रखते हुए स्वावलंबी भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत का संकल्प लेते हुए आज के दिन भारत को अमेरिका नहीं बनाना है, भारत को रूस नहीं बनाना है, भारत को महाशक्ति नहीं बनाना है, भारत को विश्व कल्याण की और वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूत सुखी की बात रखते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है और स्वामी जी के पक्ष न पर चलकर एक सशक्त भारत बनाने की आवश्यकता है, एक विकसित भारत बनाने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। कि आपने मेरा यहाँ पर विद्यालय प्रांगण में सम्मान किया और साथ ही बोलने का अवसर दिया। ये सारे जो बच्चे बैठे हैं, ज़्यादातर तो मैं आप लोगों के लिए ही बोलूँगा और साथ ही आज स्वामी विवेकानंद के ये कौन सा जन्मदिन है कि यूँ उनके जन्मदिन पर ये कैरियर मेला जो रखा गया है, मेरे को इतना ही पता है कैरियर मेला है, तो इस संबंध में बच्चों के भविष्य के संबंध में और स्वामी जी के संबंध में, तो स्वामी जी के संबंध में मैक्सिमम सारे लोगों ने बहुत कुछ लोगों ने बता दिया होगा।
फिर भी मेरे को जो याद है कि आप लोगों की तरह 8वीं-9वीं में मैं उस समय ये भी पढ़ते थे इनके परिवार में, और इनके पिता जागीरदार थे। स्वामी जी के पिता जो जागीरदार थे, और हमें जो थोड़ी मारवाड़ी चलन था पहली कि एक कोटड़ी है ना, रावड़ी कोटड़ी में आगे जो पंच बैठता तो हर एक पंच उठाना गोंजो फुलफा बीडी ए चलती, गोंजो ज्यादा चलतो तो उठाना होको चलतो, और वो जो कोटड़ी होती जागीरदारी, वो कोटड़ी में जितना भी पंच पटेल आता है अलग अलग होको होतो। ओके में तो हम जो थे हैंगी, हाँ, तो वहाँ है अलग अलग होको होतो। तो नैनो टाबर तो नवी पढ़ते हुए जिज्ञासा लगी कि हैंगरे अलग अलग होका क्या है, और उन्होंने आपके पिताजी ने पूछो कि ये हैंगरे होका अलग अलग क्या है, तो बेटा ये आप अपनी बिरादरी रहा है और ये वास्ते यहाँ अलग अलग है, तो ये में कोई फर्क वगैरह नहीं, अलग अलग बिरादरी रहे, अलग अलग है। वो उन्होंने थोड़ा डराया कि एक दूसरे को दे अगर कोई टच कर ले या फूल है तो उन्होंने पाप लागेगा। तो टाबर तो वो मन में जिज्ञासा उठी कि पाप लागे जो तो वो केड़ो है, वो की है कि एक एक करे जितना भी 10-15 घोका पड़े हैंगी, एक एक घूम पीनो हरू पियो, फर्क हुए न कहीं लागो को नहीं, धुओं ही एक जड़ो आयो। जब वो जी में जिज्ञासा, हालांकि मेरे पिताजी वो जिज्ञासा शांत नहीं कर सके, क्या तो नॉलेज दी को तो नहीं, लेकिन ये दिमाग में एक उत्कंठा उठी कि इन लारे कोई न कोई कारण है, और वो कारण फिर उन्होंने जीवन भर अपने जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना उन्होंने एक प्रतिभा होया करे, तो ये जन्म है। और जन्म का नाम क्या है इनका पता है? स्वामी जी के जन्म का नाम आप थोड़ा इनमें से बताओ, देखे किसको पता है? स्वामी जी के जन्म का नाम अलग था, कोई है किसी को ध्यान है? है कि नहीं? एक और हमारी आवाज गूंजे तो कोनी ना साफ है आवाज ये गूंजती है तो बस हमारी आवाज यही जी घनी तेज है, ये वास्ते कह तो। अच्छा, दूसरी बात है कि आप हैंगे कोई 9वीं पढ़े 10वीं पढ़े 11वीं में या 12वीं तक, 12वीं तक स्कूल है तो 12वीं तक पढ़ो, 12वीं तक पढ़ो तो हमें के भारत रो भविष्य है, देश रो भविष्य था माथे। मैं तो मारी उम्र ली थी, जो कोई माने करना तो कर लियो, लेकिन थाने में करना है। और ये जो थारे कैरियर है, कैरियर मतलब है कि आगे में ज्यादा ज्यादा थे आगे मोटा हो तो थाने अपने भविष्य की चिंता वाला के की करो आगे जाए, तो हर एक दिमाग में आवे कि मैंने आगे जाए की करना है। एवढं बताओ जो को बस मैं इस पूछना पे एक तर्क करा, तो ये बताओ कि आगे किधर दिमाग में की चल रही हो कि मैंने आगे जाए कहीं कि धंधो आप कैरियर बनाना जीवन स्तर है वो किन हिसाब से चलाना वो मैंने बताओ, देखे चलो वो बताओ थोड़ा तर्क। 15 वर्ष का है तो 15, 16, 17, 18, 20 साल होने के बाद आप जवान हो जाएंगे, किसी की शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद में भी अपना जीवन तो किस तरह से निर्वाह करोगे उसके बारे में अभी आपकी पीढ़ी है तो क्या सोचा, कोई सोचा हो तो वो बताओ। कौन बता सकता है कि आप अपना जीवन है वो आगे फ्यूचर में क्या कुछ किस तरह से जीना चाहते हो? कोई हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं तो मेरे बोलने से क्या है, मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया बस। बताओ साहब ने की बोलना था। आप ये बताओ आपके जीवन में क्या चल रहा है, अभी चल क्या रहा है? चलो बढ़ना नहीं बढ़ना, लेकिन सपना तो होना चाहिए तो मुझे ये बनना है। छोरा तुम भी नीचे की ढूंढ तो देखो क्या आप 9वीं 10वीं पढ़े, अपने माँ बाप आपसे बहुत कुछ उम्मीद लेके बैठे हैं कि
कोई ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जाकर के ठोठ रहे या बच्चा भी घरे आए ना कहीं कोई टाइम पास ही करे। हर एक माँ बाप तो ऐसा है कि हमारा टावर है जो कलेक्टर बने, कमिश्नर बने। माँ बाप तो सपनों ये है कि मोटे मोटे अधिकारी बने। अब थारों की सपनों है वो थे बताओ। अब किन्ने कहीं कहीं होते हो का तक मार साहब पढ़ा हुआ है न कोई पढ़ा रट किताब ने वो इतनी तक ही है। ये कोई जीवन स्तर अभी आपका मतलब क्या भविष्य आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी सुनाई नहीं दे रहा। देखो अभी आपका भविष्य है उसको जो ये एक बेस है, बेस का मतलब समझते हो क्या? मकान बनाओ होगा जते जोंग को दिया करे तो जितनी मजबूत रंग वह हुए माता कितो मोटो मकान बनाओ चाहे कितो मजबूत बनाओ फिर मकान लग के ही गंद मिले। तो आप अभी आपके सामने ये बेस है, इस बेस में आपके दिमाग में सपना चलना चाहिए कि मुझे ये चलना चाहिए। वो क्या सपना चल रहा है वो बताओ। नहीं बताते हो तो फिर हमारे बकने से कुछ भी नहीं हासिल होना है। मैं तो बकता रहूंगा या बता दूंगा कि मेरा आया या आपने मेरे को माला पहना करके स्वागत कर दिया, साफा पहना दिया, मैं खुश हो गया। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप अपने खुद का जो सोचने का स्तर है वो चेंज करिए कि मुझे आगे क्या करना, क्योंकि अब आपकी करीब करीब ये सोचने की ही उम्र है। उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन है जो चलाना है, कैरियर उस हिसाब से बनाना। किसी को दिमाग में आता है कि मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर क्या होता है? इंजीनियर क्या होता है किसी को पता है क्या? इंजीनियर क्या होता है? कोई नाम ही है कि इंजीनियर की वे कोई इंजीनियर भाड़ो कर लिया हुए लकड़े उठाए लिया हो तो किसी के पेरेंट है जो अनपढ़ है तो अनपढ़ है तो उनका दिमाग ये जरूरी नहीं उनका जितना दिमाग है कि भाई माँ बाप की आज्ञा मानो समझ गए, लेकिन उनका जब नॉलेज ही नहीं है तो आपको क्या वो ज्ञान देंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। और अगर कोई पढ़े लिखे है और नहीं पढ़ा लिखा लेकिन चाहते सारे के सारे हैं कि मेरा बच्चा है जो टॉप क्लास में जाओ, सबसे ऊंचा सबसे होशियार हो क्लास, ये सारे चाहते हैं। ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं होगा बोले मेरे कोई मेरे जितने टावर आवे अपने मांगते कौन रहा है जब तो ठीक है बाल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मांगते रहे तो घंटा आएंगे। और पेरेंट है जो मतलब ड्रिंक करता वाला दारू पीता वाला तो भी वो कोई नहीं चाहे कि हमारा छोरो है जो दारू पिए या हमारा बच्ची है जो बिगड़े, कोई नहीं चाहे। वो खुद बिगड़ है कोई बात नहीं, लेकिन वो आप औलाद में नहीं बिगड़ना चाहे। तो फिर आप लोगों का क्या भविष्य है और किस तरह से अपने को अपना भविष्य बनाना चाहते हो ये बताने ये आप कोई निसंकोच अभी तो आपके सामने क्योंकि आगे तो जब आगे बढ़ोगे या अभी आपके पास में गांव है, गांव स्तर पर तो बोलने वाला नहीं है और वहां पर आपको नंबर नहीं लगेगा बोलने के लिए नंबर नहीं। वो फिर वहां लड़ते हैं कि मेरे को नहीं बोलने दिया और यहाँ अपन ये बोले की है सुनने में ध्यान नहीं, आप खुद रखो कि मुझे ये बोलना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ाई पर क्या आपका खुद का पढ़ाई का स्तर कितना है ये भी देखना सोचना है कि मैं कितना होशियार हूँ। और नहीं है तो भी अभी ये नहीं है कि भाई नवी में आकर के और क्या मैं ठोठ वाला आके केड़ा होशियार बना। अभी 2-3 दिन पहले एक अखबार में मैं तो ऐसे पढ़ा 2-3 दिन पहले एक अखबार में आयो 12वीं फेल 12वीं में फेल और आगे जाए कलेक्टर बने। तो 12वीं तक तो ठोठ हो तो लेकिन आगे मेहनत करी के कलेक्टर की चीज हुए तो वो कलेक्टर बार कलेक्टर की चीज हुए बताओ मैंने तो ये जवाब नहीं दिया तो फिर मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिलाधिकारी को
जिले की प्रशासनिक और जिलाधीश जिले का जो मालिक होता है, जिले की व्यवस्था जितनी भी है वो संभालता है। टोटली जिले के अंदर जो भी व्यवस्था है किस तरह से, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट से लगा हुआ आता है जिले के अंदर। तो आपने सोचा कि ऐसा फिर वो बनना है, किसने सोचा? हाथ खड़ा करो देखिए। हाँ तो खड़ो टेक नहीं भाई, भाई जिले में एक है तो की वो अपने जिले में एक है, जिला जिला घना ही अपने नया बने, जिला बने वो टेंशन छोड़ो कि अपना नंबर आए खानो भले घना ही पर। हमें देखो ये बात है कि कलेक्टर भी कोई घनी मोटी तो नहीं है, ये हुई मोटा मोटा पता घना ही बैठा है। और ये में एक खाना है, बाकी और ध्यान है कि है वो बता दो भाई मुमकिन है कि जो थोड़ा समाचार होना इनमें एक गूगल होना थे कि वे की चीज है वेबसाइट। वेरी गुड। अब गूगल सारे सुनते हैं, इसका मतलब कौन सबके पास है? अब बताओ गूगल क्या है? एक प्रकार जवाब देना चाहिए। एक प्रकार का ऐसा यंत्र जिस पर सारी जानकारी उपलब्ध हो। मुझे जवाब देने वाला चाहिए। गूगल क्या है? सर्च इंजन। हाँ? सर्च इंजन। क्या बोला? सर्च इंजन। सर्च इंजन। इंजन। सर्च इंजन। चलो सर्च इंजन बोला, इससे कितने जने समझे? बाकी वाला ने की ठा पड़ियो, एक ये ठा पड़ियो कहीं? अबे हैं? अबे की ठा पड़ियो बता, कोई बता एक जनों के की ठा पड़ियो? मारवाड़ी में छोटी बात में तो ये कि गूगल के अंदर एक ऐप है जिसमें संसार की किसी भी विषय की जानकारी उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐप है, उसमें सारी जानकारी है जो गूगल के अंदर। दे तू अपनी राह बना ले, भीड़ चालना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है वो मेहनत से पाले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे टोकेंगे भटकाएंगे, तुम नजरे अपनी लक्ष्य पे रख कर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल तो देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी तो सबका बंद हो जाए। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और तमाम जो विद्यालय परिवार है उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो इतना मान और सम्मान दिया। कहते हैं उस्ताद वो शमा है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं। कहते हैं उस्ताद वो शमा है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं, बदी से निकाल कर सहूलियत भरी जिंदगी देते हैं। जितनी भी तारीफ करूं इस छोटी सी जुबां से उतनी ही कम है उनके लिए जो इंसानी भीड़ से निकालकर सितारों की दुनिया में बिठा देते हैं, जो इंसानी भीड़ से निकालकर सितारों की दुनिया में बिठा देते हैं। तो ये शेर इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझसे पहले हमारे अध्यापक शिक्षक साथी जो हैं आपको कला संकाय, कंप्यूटर साइंस में और वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं और इनका
मैं फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो आपने इतना मान और सम्मान मुझे दिया। अभी यहाँ पे हम कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं जो वाणिज्य संकाय जिन्होंने ले रखा है, विज्ञान संकाय ले रखा है, कला संकाय जो है ले रखा है। अब इसके बाद में जो है वो क्या क्या करते हैं, हम कक्षा 12 के निकलने के बाद क्या करते हैं, यूजी या पीजी, फिर बीएसटीसी या फिर 10th और 12th की जो बेसिस पे जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी के लिए हम निकल पड़ते हैं। तो जो यूजी और पीजी करना चाहते हैं तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक टेस्ट होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। भारत में 45 यूनिवर्सिटी है। भारत में कितनी यूनिवर्सिटी है? 45 यूनिवर्सिटी हैं जहां पे हम जो है वो बेहतर शिक्षा जो है वो ले सकते हैं, उच्च शिक्षा जो है वो ले सकते हैं। अब वो CUET ही क्यों, हमारे पास में तो प्राइवेट महाविद्यालय भी है, सरकारी महाविद्यालय भी है, तो फिर वहां क्यों पढ़ें? तो वहां इसलिए कि वहां पे आपको अच्छी फैकल्टी मिलती है, अच्छी लाइब्रेरी मिलती है, अच्छा ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहां पे डिस्कशन के लिए आपको समय दिया जाता है। वो सोशल इश्यूज हो सकते हैं, है ना, देश विदेश के मुद्दों पे जो है वो चर्चाएं होती है ना। तो वहां पे जब आप 3 साल दे देते हैं तो उस 3 साल देने के बाद में क्या, वो 3 साल तो हम ग्रेजुएशन यहाँ पे भी कर लेंगे, तो वहां जाने की क्या जरूरत। जैसे हमारे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उनके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है जो किशनगढ़ अजमेर में है, तो उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। वैसे ही उत्तर प्रदेश में 4 हैं, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, एक है अंबेडकर विश्वविद्यालय। वैसे ही दिल्ली में है 4, हरियाणा में एक है महेंद्रगढ़ में, पंजाब में एक है चंडीगढ़ में, मध्य प्रदेश में 2 है, एक है इग्नू जिसका नाम सुनते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है एक वहां पे, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यूजी करने के बाद में आप वहां से क्या डिमांड, आपको फायदा क्या होगा। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि फैकल्टी आप उन शिक्षकों से पढ़ेंगे जो IPS UPSC के जो पेपर तैयार करवाते हैं, जो पेपर तैयार करते हैं UPSC के, वो शिक्षक आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। तो फिर आपको और क्या चाहिए। आप जिनकी किताबें पढ़ते हैं, जिन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं पुस्तकालय में, वो लेखक ही आपको अगर पढ़ाने को मिल जाए तो आपको और फिर क्या चाहिए, है कि नहीं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है वो अब अप्लाई कैसे करें, इसकी प्रोसेस क्या होगी। 15 दिन बाद जो है वो CUET के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें एप्लीकेशन डाला जाता है, उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में मेरिट जो है वो निकलती है। जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो आप एक साथ 8 से 10 यूनिवर्सिटी को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान के चलो BHU की जो है मेरिट जो है वो 350 रही, लेकिन वहीं आपने DU में डाला है, DU की रही कितनी 300 और आपके नंबर कितने थे 320, तो आपको यूनिवर्सिटी कौन सी मिल गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी 15 दिन बाद में ये CUET के फॉर्म स्टार्ट होंगे, है ना। और दूसरा यहाँ पे एक फायदा ये है कि आप जब 3 साल करके निकलेंगे वहां से, आप खुद देखेंगे कि वहां के ग्रेजुएशन में और यहाँ की ग्रेजुएशन में दिन और रात का अंतर दिखेगा। तीसरी बात, यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको 100% जो है प्लेसमेंट का आपके साथ में वादा है, ये मान के चले। वहां से निकला हुआ व्यक्ति जो है वो कभी अपने जीवन में बेरोजगार नहीं रहेगा। वहां पे अलग अलग तरह की संस्थाएं आती हैं जो आपको प्लेस करके ले जाती है अच्छे पैकेज में। इसके अलावा
12वीं के बाद अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फेलोशिप कर सकता है। फेलोशिप कोई प्रोग्राम होता है, 1 साल का डिजाइन प्रोग्राम हो सकता है, 3 साल का डिजाइन प्रोग्राम हो सकता है। ऐसे अगर 12वीं के बाद में कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप 3 साल की एक फेलोशिप चलती है, रूरल यूथ फेलोशिप करके। उस 3 साल में आपको ऐसा बना देते हैं कि आप जो है कहीं पे भी अपने जीवन में बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप जो है आपके अंदर अलग अलग जो स्किल है वो डेवलप करी जाती है उन 3 सालों में, और उसके बाद आप जॉब के लिए जो है वो कभी भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक बीए होती है डिग्रियों के लिए जो हम ले रहे होते हैं, एक बीए होती है कुछ सीखने के लिए। कल मैं असेंबली में था तो कल एक छात्र ने एक विचार बोला था कि शिक्षा जो है महज नौकरी पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा नौकरी पाने के लिए ना हो, महज नौकरी पाने के लिए ना हो, क्योंकि नौकरी से नौकर पैदा होते हैं, मालिक नहीं। तो शिक्षा नौकरी पाने के लिए नहीं हो, वो एक अच्छा नागरिक बनाने वाली हो। तो वो कैसे होगा? हम अभी पढ़ रहे हैं तो किताबों को पढ़ रहे हैं, हम पासबुक संजीव पासबुक ले आए, उससे रट के वो एग्जाम तो फाइट कर लेंगे। लेकिन हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, उस पॉलिटिकल साइंस में आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, अब उस प्रस्तावना का अर्थ ही नहीं मालूम है तो भले हमने पॉलिटिकल साइंस में एमए कर ली हो तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे ये देख सकते हैं। दूसरा, ऐसी एक संस्था में मैं काम करता हूं जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन करके है। ये संस्था बाड़मेर में 13 साल से काम कर रही है, धोरीमन्ना में भी काम कर रही है। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं जो एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, है ना। आप भी मान के चलो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे हाइजीन पे काम करना है, मुझे हेल्थ पर काम करना है, मुझे लाइवलीहुड पे काम करना है, मुझे एजुकेशन पे काम करना है। तो अलग अलग जो डोमेन है उस डोमेन के लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती है। आप उस डोमेन में जाके उन संस्थाओं में जाके अपना बेस्ट दे सकते हैं। आप मान के चलो किसी अच्छे सब्जेक्ट, आप पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं, आप सोशल साइंस के एक्सपर्ट हैं, तो आप जो है ऐसी संस्थाओं में आके अपना भूमिका जो है वो दे सकते हैं, आप अच्छा एक बेस्ट प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो मैं फाउंडेशन की जब बात कर रहा हूं तो ये भी एक गवर्नमेंट जैसा ही जॉब है। अब मैं फाउंडेशन के, आप कहेंगे कि हमें तो गवर्नमेंट की जॉब तैयारी करनी है, तो मैं कहूंगा कि भारत की 2.5% जो संख्या है वो राजकीय सेवा में है, बाकी 97.5% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास कर रही है? भारत में ही कर रही है। लेकिन वो किस पे आश्रित है? वो भी तो आजीविका कहीं ना कहीं हो रही है ना उनका भी, तो वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं है। तो हम जो ये फाउंडेशन जो काम करता है, यहाँ पे पोस्ट चलती है रिसोर्स पर्सन की, है ना। तो फाउंडेशन में स्कूल्स भी हैं, तो स्कूल्स में टीचर्स को भी सैलरी मिलती है। तो सैलरी जो मिलती है वो ऐसा नहीं है कि 10 से 15 हजार रुपए सैलरी मिलती है। सैलरी एज एक टीचर लेता है, 2nd ग्रेड का टीचर जो लेता है, 3rd ग्रेड टीचर जो लेता है, वो सैलरी जो है फाउंडेशन देता है। और ये फाउंडेशन ही नहीं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे रूम टू रीड है, प्रथम है, भारती फाउंडेशन है, पिरामल फाउंडेशन है, और दीगर जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं ऐसे काम करती है। फेलोशिप जैसे मैंने 12वीं के बाद बताया, रूरल यूथ फेलोशिप है। इसके अलावा जो है PYLP पंजाब यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है, गांधी फेलोशिप है, JSW फेलोशिप है, आई डिस्कवर फेलोशिप है। ऐसी बहुत सारी फेलोशिप है जहां आप जाके अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को वहां पे निखार सकते हैं। आपके ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो आपको लगता है कि धरातल पे जाके जो है उनका इम्प्लीमेंट हो और उसका जो रिजल्ट निकल के आए, या आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे NGOs में जाके आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरी बात इसलिए की गई है कि यहाँ पे कक्षा 12 के भी विद्यार्थी हैं और बाकी के विद्यार्थी हैं। अब पढ़े कैसे? एक तो पढ़ना संजीव पासबुक से होता है, एक होता है किताबों से। तो मैं तो ये कहूंगा कि किताबों से पढ़े तो बहुत बेहतर रहेगा। किताबों से पढ़े, ना समझ में आए तो हमारे गुरुजन हैं, उनसे पूछिए कि इनका अर्थ क्या है। किताबों से पढ़ी हुई चीजें पढ़ते रहे, रटे ना, पढ़ते रहें। एक किताब को एक बार पढ़ दो, छोड़ दो, नहीं समझ में आया आप कहेंगे कि याद नहीं हुआ, याद कुछ नहीं रहता है।
अभी भी आपको कुछ याद नहीं, लेकिन मैं एक नाम लेते ही आपको फटाक से दिमाग में आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर का नाम लेते ही आपको उसकी पिक्चर दिमाग में बन गई ना। अभी मैं किसी और अक्षय कुमार का नाम लेते ही आपके दिमाग में पिक्चर बन गई। याद था क्या इतने पहले? तो वर्तमान में, प्रेजेंट में जो दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं रहती है ना, तो आप जो एक किताब उठाई, उसको पूरा पढ़ दिया, आपको लगे कि याद नहीं है, लेकिन आपको जब लगातार आप पढ़ते रहेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें जो है आप अपने व्यवहार में ढाल पाएंगे। बहुत सारी चीजें। और कैरियर डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सत नमन मां शारदा। मंच पर विराजमान मुख्य मेहमानों में शुमार श्री कमल सिंह जी चौहान, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मांगता, समाजसेवी और इस विद्यालय के भामासा, जिन्होंने अभी 4 दिन पहले इस विद्यालय के लिए बहुत ही शानदार गेट बैठ करने की घोषणा की है। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन। विशेष अतिथि हम शुमार श्रीमान डालूराम जी मेघवाल, समाजसेवी एवं भामासा, उनके नेतृत्व में, उनकी घोषणा के अनुसार और उनके पूज्य पिताश्री भिखाराम जी ब्रजवाल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मांगता, उनकी स्मृति में बहुत ही शानदार ट्रॉल जो लग चुका है और थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, वो भी 26 जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। मंच पर विराजमान अतिथिगण श्रीमान झमनलाल जी ब्रजवाल, हम सबके इस गांव के लिए प्रेरणा स्रोत, इसी गांव से पढ़े लिखे और आज इनका सिलेक्शन सेंट्रल विभाग में, सेंट्रल वाटर कमीशन में इंजीनियर के रूप में हुआ है। इनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में मंच पर विराजमान एबीवीपी जिला संयोजक श्रीमान जुंजार सिंह जी परमार, उन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन से हमें और इन विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद जी के का जो जीवन परिचय है उससे अवगत करवाया। इनका भी धन्यवाद। हमारे बीच में सहयोगवश जो क्लस्टर कार्यशाला चल रही है, उनके जो मुख्य मेहमान हैं एनजीओ अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से, उन्होंने भी अपना समय दिया, उनका भी धन्यवाद। भाई साहब अग्राराम जी बामणिया, रिटायर्ड IAN नर्मदा नहर परियोजना सांचौर, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उनका भी धन्यवाद। हमने इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया। अन्य विभाग के जो प्रतिनिधि है, अन्य विभाग के जो मेहमान हैं, उनको भी मैंने आमंत्रित करने का पूरा प्रयास किया। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, RMGB बैंक, ITI बड़ुकरा, ITI बोहिमना, अपने विद्यालय अपने ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय है, वहां जो डॉक्टर साहब बैठते उनसे भी संपर्क किया, लेकिन उनका समय नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट उनका भी समय मिल जाएगा। हमने पूरा प्रयास किया कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि विद्यालय के अंदर कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम ये अपने आप में अलग प्रकार का है, अलग तरीके का है। हालांकि करियर डे, युवा महोत्सव, ये सब पहले से ही है, मनाते भी हैं, लेकिन इस बार इसको थोड़ा अलग रूप दिया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को बड़े लेवल पर मनाने का हमें निर्देश मिला और हमने इसको बखूबी अच्छे तरीके से करने का वो प्रयास किया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के बूथ स्थापना की जो व्यवस्था थी, हमने उसको भी बखूबी अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया। जो भी बच्चे अपना शंका समाधान करना चाहें, बच्चों के साथ साथ अभिभावक यदि शंका समाधान करना चाहें, तो ये बूथ आज भी है और ये इस विद्यालय के अंदर विद्यालय का स्टाफ है, तो आपकी ये किसी भी प्रकार की शंका उसका समाधान करने के लिए एनी टाइम ये तत्पर रहेंगे। अब स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन परिचय है इसके बारे में लगभग बात हो चुकी, डीपली वहां नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल एक बात कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्यों मनाते हैं? उसका रीजन ये है कि स्वामी विवेकानंद जी कम उम्र में ही उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सामने हमारे देश का अपना जो उन्होंने उद्बोधन रखा, जो अपनी बातें रखी, और उसी के बदौलत भारत है वो विश्व गुरु भी कहलाया। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये सब प्रश्न लोगों से करना शुरू कर दिया कि भगवान क्या है, क्या आपने भगवान को देखा है? निडर भावना से, बिना डर के उन्होंने अपने गुरु जी को पूछ लिया कि आप भगवान भगवान करते हो क्या? आपने कभी भगवान को देखा है?
यदि नहीं देखा है तो फिर इस बात को आप हमारे सामने मत कीजिए। धर्म के बारे में जब बात आती है तो इन्होंने धर्म के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया था। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के लिए ऐसी बातें बताई कि कहीं पर भी आपको सीखने के लिए मिलता है, आपकी प्रवृत्ति जिज्ञासु होनी चाहिए और आप जिज्ञासा जितनी होगी उतना ही सीख पाओगे। ये भी स्वामी जी की देन है। और ये उन्होंने बताया कि जहां पर शिक्षा नहीं होगी वहां पर डर होगा, शिक्षा कम होगी वहां पर भय होगा। जो व्यक्ति जितना पढ़ेगा उतना उसमें से भय कम होता जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब वो नहीं है कि वो दहाड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि जितना वो पढ़ेगा, जितना वो लिखेगा, उतना ही वो आगे प्रोग्रेस करेगा और उसकी लाइफ में कहीं पर भी डर नहीं होगा। मोटी मोटी बात उन्होंने ये बताई थी। विवेकानंद जी ने ये कहा था कि जगो उठो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक रुको मत। मतलब इसका सीधा सा है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, जब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हो तब तक आपको नियमित रेगुलर काम करने की जरूरत है। वो कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी जॉब में जाएं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, कला साहित्य के मामले में काम कर सकते हैं और कृषि के मामले में काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। हम खेती में, हमारे जो माता पिता खेत में काम करते हैं तो हम उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप जिस फील्ड में आपकी रुचि हो उस फील्ड में आप अपना 100% दें और यदि आप मन लगा के काम करोगे, रुचि से काम करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और इन सभी के कारण, इन सब शब्दों के कारण ही इनका जो जन्म दिवस है उसको कैरियर डे के रूप में मनाया जा रहा है। कैरियर डे हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट के आदेश अनुसार कैरियर मेला आयोजित करके गांव के अंदर भी ये मैसेज देने का प्रयास किया कि बच्चों के साथ साथ इनके जो अभिभावक हैं वो भी बच्चों के कैरियर के मामले में जागरूक हो जाएं। इसके अलावा स्वामी जी ने यह बताया कि सच बोलने से कभी नहीं झिझकना, सच बोलने की हिम्मत रखो, सच को सच, गलत को गलत कहने की भी हिम्मत रखो तो ही आपका कल्याण होगा, नहीं तो डर डर कर कितने दिन जिएंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया खुद पर भरोसा रखिए। हम क्या करते हैं, करोड़ों देवी देवता है उनके ऊपर भरोसा रखते हैं लेकिन खुद पर भरोसा नहीं होता। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। आप भले ही दूसरे किसी पर भरोसा करें लेकिन काम हमें खुद को करना है और हमें खुद पर ही भरोसा रखना है। यदि हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो ही हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। हम कई बार हमें खुद को विश्वास नहीं होता। हम परमपिता परमेश्वर भगवान की बात करते हैं तो उन्होंने हमें इंसान बनाया, उन्होंने हमें मानव बनाया, कोई डाउट नहीं किया, लेकिन हम खुद हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज काफी बात हो चुकी, किताबी नॉलेज के बारे में बात हुई, किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए और अलग अलग सेक्टर के बारे में बात हुई। ज्यादा हम बात अब नहीं करेंगे क्योंकि काफी टाइम भी हो चुका, बच्चे भी बैठे बैठे थक गए होंगे। जो मेहमान बाहर से पधारे एक बार पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। बाकी राज्य सरकार ये चाहती है, सरकार का ये निर्देश है कि आज से पहले जो शिक्षा चली वो भी बहुत बढ़िया है, बेटर है, लेकिन वर्तमान में बच्चों का और जो स्टाफ है, जो पढ़ाने वाले गुरुजी है, उनके बीच का तालमेल पहले बैठे और उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी शिक्षा नीति 2020 तो ये कहती है कि बच्चों को उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए जिस लैंग्वेज को बच्चे समझते हैं। जैसे मान लो दूसरी क्लास का बच्चा है, हिंदी समझ नहीं पाता है और हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो उस बच्चे की वो बात ऊपर से जाएगी। तो ये जो पैटर्न है इसी को चेंज करना है कि बच्चा जिस लैंग्वेज में समझेगा हम उस लैंग्वेज में उनसे बात करेंगे। बाकी आज से पहले जो एजुकेशन चल रही थी, सरकार ने इसके साथ में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का भी प्रयास किया है। हम देख रहे हैं 2015 के बाद अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग ट्रेड में वोकेशनल एजुकेशन है वो शुरू की जा रही है। इसी क्रम में इस साल से अपने विद्यालय के अंदर भी जो वोकेशनल एजुकेशन है इसमें भी एक ट्रेड शुरू हुआ है, कंस्ट्रक्शन। हालांकि हो सकता है इससे पहले गांव में मैसेज नहीं है, उनको पता नहीं है। मैंने आज ही पूर्व सरपंच साहब ने उनको बताने का प्रयास किया कि अपने विद्यालय के अंदर भी वोकेशनल का जो सब्जेक्ट है वो इस साल से शुरू है और उसमें 9th क्लास के 40 एडमिशन दिए जा चुके हैं। अगले साल वो बच्चे 10वीं में आ जाएंगे और उनका ये विषय रहेगा। एक बार मैंने भी इनको पूछा, कंस्ट्रक्शन जो है ये तो मानता मैं पहले से ही, अब मैंने इनको कहा, इन्होंने यही कहा कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ तो लोग पहले से ही कंस्ट्रक्शन का 80% काम तो जानते हैं। तो मैंने जिला लेवल पे बात की तो उन्होंने ये कहा काम जानना अलग बात है लेकिन कागज है क्या, जो कागज तो नहीं है।
तो काम जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये वहां का जो हमने किसी को पूछा नहीं है, लेकिन वहां का जो लोकल परिवेश है उसके आधार पे हमने ये प्रस्ताव भेजा और वो सैंक्शन हो गया। तो आज के बाद बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनको वोकेशनल का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आगे जाकर कोई अपना सिविल इंजीनियरिंग में उस डिग्री या डिप्लोमा ये चीज कन्वर्ट होगी या फिर उसमें इसको मार्किंग में फायदा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अपने लिए ये भी प्लस पॉइंट है। इसके अलावा सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, उसमें सभी प्रकार के सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो हम उसको भी कोशिश करेंगे। आज उतना नहीं हो पाया, वो कॉपी जो है वो नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, अपने जो जरूरत की होती बड़ा बात नहीं, अपने जरूरत की जो चीजें होगी वो बोर्ड पे लगा देंगे। उसमें तो बहुत ज्यादा मैटर दे रखा है। अपने विद्यालय में जो बच्चे पास आउट हैं या अपना जो जैसे वोकेशनल है, आर्ट्स है, साइंस है, उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर है या बच्चे का क्या स्कोप है, वो कहाँ जा सकता है, वो सब चीजें नोटिस बोर्ड पर भी लगा लेंगे ताकि आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। एक हमारे यहाँ ये धारणा चलती है कि 10वीं 12वीं करने के बाद अमूमन क्या करते हैं, हम सामान्यतः 12वीं करने के बाद हम बीएससी कर लेते हैं, बीए करने के बाद बीएड कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं। थोड़ा बहुत कोई ज्यादा जानकार है तो आजकल कोई नर्सिंग भी करते हैं, अब नर्सिंग से थोड़ा ऊपर उठ के बीएससी नर्सिंग भी करने लग गए हैं। ये नॉर्मल सी बात है, बीएससी कर लेते हैं और बीच बीच में पटवारी ग्राम सेवक की परीक्षा देते हैं और कभी कभार उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है। अभी तक हम इस दायरे से बाहर नहीं निकले हैं। ये मैंने जो कुछ एक पोस्ट है बोली, ये 1 मिनट के अंदर मैंने बोल दी, लेकिन ये जो सरकार ने सर्कुलर जारी किया है इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो पोस्ट हैं, यदि हम उनको देखना भी चाहें, छोटे रूप में पढ़ना भी चाहें, तो कम से कम 1 घंटा लगता है, इतने स्कोप है। लेकिन हमें जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम वो काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, नकल में कभी विश्वास नहीं करें। किसी मामले में हो, नकल के बारे में जब बात होती है दिमाग में आता है कि परीक्षा वाली नकल, परीक्षा वाली नकल नहीं, वो तो है ही है। इसके अलावा दूसरा जैसे वो आदि वो काम कर रहा है, हम उसके पीछे उसकी नकल करें, वो भी नहीं। नकल में बिल्कुल विश्वास नहीं करें। यदि आप नकल कर रहे हैं, नकल करनी है, तो नकल आप ऐसी करिए कि जैसे एक जमनलाल जी बन गए जयन साहब, और वो भी कहां पर, केंद्रीय। आप नकल उनकी करिए कि मांगता में एक बच्चा है वो सेंट्रल में नौकरी कर रहा है, तो मैं उनकी नकल करके मैं भी सेंट्रल में जाऊंगा। इन बातों की आप नकल कीजिए। एक अपने गांव में कोई लेक्चरर बन जाता है तो आप उस लेक्चरर की नकल करिए कि वो लेक्चरर है और मुझे भी लेक्चरर बनना है। एक वकील बनता है तो आप उसकी नकल करिए कि मुझे भी वकील बनना है। लेकिन ये होगा कब, जब आप पहले से ही टारगेट तय करोगे और उसके बाद में जिद पर अड़े रहोगे। ठीक है, आज दिमाग में आ गए पटवारी बन लेंगे, और कल किसी ने बोला पटवारी में क्या करोगे, वो तो कुछ कोई बात नहीं, ग्राम सेवक बन लेंगे। फिर परसों के ग्राम सेवक में बहुत झमेला है, उसमें चले जाएंगे, आरएस की कर लेंगे। ये फिर वो कुछ नहीं है, फिर आपका कोई टारगेट नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है। ड्रीम आपका फिक्स होना चाहिए। सपने वो नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद भी नहीं आने दे। किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऐसा ड्रीम है, वो आपको आज ही तय करना है। करियर डे के दौरान आज ही तय करोगे कि मुझे ये करना है। आगंतुक मेहमानों ने आपसे जो सवाल जवाब किया उस समय मेरे हिसाब से आपसे वही कहलवाना चाह रहे थे कि आपने कौन सा टारगेट तय किया। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। नहीं डर किसी
का आज के दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। में या छोटे किसी ऑफिस में जाते हैं, आपको कंप्यूटर देखने को हर जगह मिलता है कि नहीं? और आप देखते हो आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई है, घड़ी डिजिटल आ गई है, वॉशिंग मशीन से लेकर और अन्य कई मशीनें जो अपनी होती है, घर में पोछा जो लगता है उसकी भी मशीनें ऑटोमेटिक आ चुकी है, ठीक है। तो हर छोटे छोटे काम की ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई है और पूरा कंप्यूटरीकृत हो गया। आने वाला ज़माना इसी का है, तो आपको ज़माने के साथ चलना है, ठीक है। अन्य सभी चीज़ एक अकेला कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है, हर काम कर सकता है। आप अंतरिक्ष यान भेजना चाहते हो तो वो भी कंप्यूटर करता है, और छोटी गणनाएं करता है तो वो भी कंप्यूटर करता है। मेडिकल फील्ड के अंदर जो व्यक्ति है उसकी हर जो जानकारी होती है, या अपन कहते हैं ना कि उसकी रिपोर्ट्स आती है, वो किसके द्वारा आती है? वो रिपोर्ट्स किसके द्वारा आती है? ध्यान दो, कंप्यूटर के द्वारा। तो ये फील्ड में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा तो आप दूसरे चाहे फील्ड में जाते हो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपन देते हैं उसमें कम से कम 10 से 12 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। कई जगह इसको सूचना प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं, पर कुल मिला के ये इसी के प्रश्न होते हैं। तो आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाओगे, परीक्षाएं दोगे तो उसमें भी कंप्यूटर के आएंगे, और चाहे आप अलग से कोई फील्ड चुनना चाहते हो तो उसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक तो राजस्थान गवर्नमेंट बहुत पीछे रही है इस मामले में, तो पर अभी चलो हमको लगाया तो देर सवेर, जैसे भी कहते हैं ना कि भाई जो शाम का भोला अगर नहीं, दिन का भोला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भोला नहीं कहते, उस तरीके से है। तो 10th के बाद अगर अगले साल से ऐसा माना जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट दे सकती है गवर्नमेंट, अगर देती है तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी ऑप्शनल में दिया जाए। और बाद में 12th के बाद आपकी कौन सी डिग्री होती है कंप्यूटर के अंदर, तो जैसा हमारे ये जो इंजीनियर साहब जो अपने मानका से लगे हैं, तो इन्होंने बताया कि ये NIT से करके आए, तो दो ही बड़ी जो है अपन को कॉलेजेस मिलती है, एक तो IITs मिलती है, दूसरी होती है NIT, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT और IIT जो होती है, इनके अंदर क्या होता है कि आपको इंजीनियरिंग आनंद जी के जन्मदिन पर मंच पे विराजमान आदरणीय डॉक्टर रामजी पियो साहब, आदरणीय जयन साहब, डालूराम जी, समाज सेवी गुंजार सिंह जी परमार जो ABVP जिला संयोजक है, जमन लाल जी जो इसी विद्यालय में पढ़ कर के गए और केंद्रीय केंद्र में नौकरी लगे हैं, सम्मानित मंच, सभी विद्यालय स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हमारा देश विकसित देश हो। उनका सपना है हमारा देश आत्मनिर्भर देश हो। तो आत्मनिर्भर देश जब बनेगा तब आप और हम सभी आत्मनिर्भर होंगे, और आत्मनिर्भर हम जब होंगे जब हम सभी और आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, तभी ही आत्मनिर्भर हो पाएंगे।
नहीं तो जैसे आप मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बताया, कागजी कीड़े बनने से नहीं, और केवल नौकरी से ही नहीं, क्योंकि नौकरी के साथ साथ अगर नौकरी नहीं लगे तो हम बेरोजगार ही रह जाते हैं और दूसरा काम हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने इस मेले का आयोजन किया है कि शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चा आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो आपको भी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए भी अब सबसे पहले तो आप शिक्षित होकर आप नौकरी के लिए प्रयत्न करें, अच्छी से अच्छी नौकरी के लिए प्रयत्न करें। अगर नौकरी नहीं लगे तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, बहुत सारे धंधे हैं, कंपनियां हैं, उसमें आप कमा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ साथ बाहरी ज्ञान का भी नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसे अयन साहब ने पहले आपके सामने कई सवाल खड़े किए थे, सवाल रखे थे, उनमें से आप कई जवाब नहीं दे पाए थे, और एक सवाल आपके सामने ऐसा रखा था, उसमें आप सभी ने हाँ दे दिया था, हाँ में हाँ मिला दिया था। साहब ने कहा कि होका आप सबने देखा है, तो आपने कह दिया था कि हाँ हम सब ने देखा है, लेकिन आप बताइए होका किसी ने नहीं देखा। एक दो को छोड़कर मैं सब से पूछना चाहता हूँ कि होका आप किसने नहीं देखा है। तो आपने किसी ने ये नहीं पूछा कि सर मुझे बताइए कि होका क्या होता है, ये पूछना चाहिए, क्योंकि पूछने से, सवाल करने से और देने से जवाब मिलता है, हमें उसका नॉलेज मिलता है। इसलिए आप कोई भी सवाल आपके सामने करता है तो आप उनसे पूछिए, आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप पूछिए जरूर कि सर हमें इसका उत्तर बताइए। लेकिन आप हाँ से हाँ मिला देते हैं कि हाँ हम सबने देखा, होका किसी ने नहीं देखा लगभग। तो मेरे कहने का मतलब है, आप पढ़ाई के साथ साथ जैसे व्यवसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दें, और व्यवसाय के लिए भी आप हमेशा पूछते रहें, हमेशा उसके बारे में सोचते रहें, विचार करते रहें। जैसे व्यवसाय के बारे में मैं बताऊं, हमारे इसी गांव के अंदर जो पहले आपने बताया पीओ साहब ने कि पत्थर तोड़ने वाले तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन उनके पास में कागज नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए उसको कोई मानता नहीं है कि ये पत्थर तोड़ता है। उनकी बात सही है, क्योंकि यहाँ पत्थर तोड़ते हैं, बहुत सारे पत्थर तोड़ने वाले हैं, लेकिन तोड़ करके उस पत्थर की गुणवत्ता उनको मालूम नहीं, बेचने के भाव उनको मालूम नहीं, इसलिए वो तोड़ देते हैं और फिर अपने शरीर का पसीना बहाकर जो पैसे देते हैं वो लेकर घर चले जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी उसी सेक्टर में काम करता हूँ, जैसे इस माइनिंग में, तो लोग पत्थर तोड़ने के, उनको मजदूर के लिए जो तोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पत्थर तो वो तोड़ते हैं, उनको 5 रुपए एक नग के लिए जाते हैं, और हम उसी पत्थर को आगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका भाव क्या है, हमें पता है इसकी गुणवत्ता क्या है, कि ये पत्थर कितने में बिकेगा और ये कितने में बिकेगा, तो हम उसको उसी पत्थर को 18-20 रुपए नग से बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि उसको नॉलेज नहीं है, तोड़ना तो आता है लेकिन बेचना, उस पत्थर की गुणवत्ता क्या है, उसमें क्या भाव लेने हैं, कितने, वो नॉलेज नहीं होता है। और वो नॉलेज हम उस पर विचार नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। सीख आप जाएंगे, जैसे किताब आपने सीख ली, किताबों में जो लिखा हुआ है वो सीख लिया, आगे कोई पर्सन बाहरी पर्सन करता है तो आपको जवाब आता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और मेहनत करोगे तो आप सीख जाओगे। लगन लगा लक्ष्य में, लगन लगा लक्ष्य में, जो विपदाओं से ना घबराता है, वे सास के धनी वीर हरगिज मंजिल पाते हैं, वे सास के धनी वीर हरगिज मंजिल पाते हैं। तो मंजिल पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और विपदाओं को कभी घबराना नहीं होगा। मैं ज़्यादा समय न लेकर मैं मेरे जीवन के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। मैं एक इसी विद्यालय में पढ़ता था। जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो 8वीं की वार्षिक परीक्षा से पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे, देवलोकन हो गए थे, तो मैं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दे पाएगा। उसके बाद में मैंने वार्षिक की परीक्षा दी और मैं 84% मेरे बने थे। उस समय भी नाम भी होगा अंदर और फोटो भी छिपा हुआ पड़ा है, क्योंकि मैंने मेहनत की। एक ही परीक्षा में भी 84% नंबर लाए थे। उसके बाद में जब मैं आगे पढ़ नहीं पाया तो फिर मैंने भी सोचा, क्योंकि परिवार का भार आ गया था ऊपर, मैं ही बड़ा था उस समय, 16-17 साल का था, बाकी सब मेरे भाई बहन छोटे थे। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में गया
सब कुछ, कोई भी धंधा मैंने पीछे नहीं छोड़ा। ट्रैक्टर चलाया, वो भी सीखा, ग्रेनाइट का काम भी पहले सीखा, उसके बाद में दुकानदारी की, और फिर मैं आपके सामने सरपंच के सफर पर भी पहुंच गया, क्योंकि मैंने मेहनत की थी। और आप भी मेहनत करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ लेकिन उस पार बहुत हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ उस पार बहुत हैं। तेने शीशे की दुकान खोली है, तेने शीशे की दुकान खोली है, उस शहर में पत्थर के खरीदार भी बहुत हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप मेहनत करिए, आपके सामने कई कठिनाइयां आएगी, लेकिन कठिनाइयों को पार करते हुए आप आगे बढ़िए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।